ब्रिजभूषण शरण सिंह पर सबसे विस्फोटक गवाही, ऐसी गवाही जिसका एक एक शब्द आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि उनके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो वो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ सबूत नहीं, ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाह निकलकर सामने आ रहे हैं, बल्कि बाहुबली के काले कारनामों का सच बता रहे हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट ने भी लड़कियों के दावे पर मुहर लगा दी है। फिजियो परमजीत मलिक से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने बात की। ब्रिजभूषण का हर काला सच खोलने वाला यह इंटरव्यू देखिए। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पहलवान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। इंडिया टीवी पर एक दूसरी सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ परमजीत मलिक जी मौजूद हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने रेसलिंग के अंदर थेरेपिस्ट के तौर पर काम किया है, ब्रजभूषण के साथ काम किया है और ये खुद कुछ बड़े खुलासे इंडिया टीवी के सामने करने वाले हैं। परमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। रेसलिंग में कब तक आप जुड़े हुए थे, कब से जुड़े हुए थे? देखिए, वैसे तो मैं हर तरह के जो हमारे खिलाड़ी है, कई इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग करा चुका हूँ। रेसलिंग में मैं योगेश्वर दत्त को, बजरंग पुनिया, रमेश गुलिया और गीता फोगाट, साक्षी, बहुत लोगों को करा चुका हूँ। ये बताइए परमजीत जी, अभी हाल फिलहाल में आपने जिस तरीके से देखा, 7 महिला खिलाड़ियों ने पहले आरोप लगाए, हालांकि नाबालिग ने अपने बयान वापस लिए हैं और आरोप बेहद संगीन है। महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी, गलत तरीके से टच करना, FIR दर्ज हो गई है। अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है पहलवानों की तरफ से, क्योंकि आप खुद उस जगह रहते थे जहां मैच होते थे, जहां प्रैक्टिस होती थी। आपको क्या लग रहा है इन आरोपों के बारे में, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो आरोप है 100% सत्य है और ये तो सिर्फ आपको भी पता, हमें पता कि जो आगे आई है वो सिर्फ 7 महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। वेरी फर्स्ट टाइम देखिए, सरकार भी इनको बचा रही है, चाहे आप इंडियन ओलंपिक कमेटी भी इनको बचा रही है। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, सभी लोग इनको बचा रहे हैं। बिना सरकार के कोई ऐसे नहीं बच सकता। सरकार की क्या मजबूरी है, कोई उनके राजनीतिक कारण है। हमने सुना है कि पूर्वांचल में उनका काफ़ी प्रभाव है, कई सारे MP और MLA उनके साथ में, इसलिए सरकार उनको जानबूझकर नहीं छेड़ रही। लेकिन ये गलत है। कोई भी आदमी है, देखो, सरकार हमारी भी, आपकी भी, सभी लोगों की होती है। अब हम सब ये सरकार की तरफ ही देखते हैं कि हमें न्याय मिले। वेरी फर्स्ट टाइम भी हम सरकार के पास ही गए थे तो सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं भी, मतलब 20-22 लोग थे जिसमें अब ये पूरी कमेटी थी जो हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो कमेटी बनाई थी, उसमें देखिए कि करीबन 16-17 लड़कियों ने वहाँ, मेरी भी जिसमें गवाही दी थी। सरकार और ब्रिजभूषण पुलिस सब मिलके ये इसको जानबूझ के लंबा और डिले कर रहे हैं कि बीच से हम कैसे लूप होल निकाले, कैसे हम अपने गवाह तोड़े। उन्होंने वैसा किया भी है, पैसे दे के, डरा के, धमका के। सिर्फ 7 लड़कियां रह गई 16-17 से। आप अगर वो जारी कर दे इंडियन ओलंपिक कमेटी, उनमें 16-17 लड़कियों ने गवाही दी हुई है। उसके बाद रहा नाबालिग का मामला। नाबालिग के 161 के भी बयान हो गए, 164 के भी हो गए, एक थर्ड वन और होते हैं, मतलब मुझे कानून की जानकारी नहीं, शायद 153। मतलब तीनों 2-2 बार वो गवाही दे के आ चुकी है। उसके बाद भी उसके पिताजी का भी पक्ष में कितनी बार बयान आ चुका है। उसके बाद भी बात को पलटना, गवाही को से पलटना, आप समझ सकते हो कितनी मजबूरियां रही होंगी, कितना उस पर दबाव रहा होगा। और ये भी देखो, पुलिस का ही लूप होल है कि किसी को भी नहीं पता था हमारे अलावा और पुलिस के अलावा कि कौन सी लड़की ने कहाँ कहाँ गवाही दी है। लेकिन मीडिया में बीच में पता लग रहा है, कभी किसी लड़की का आ रहा है, कभी उसका है। और वो पॉक्सो एक्ट में वो नाबालिग लड़की थी, उसके जो ताऊजी थे उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने भी, वो भी उनके ब्रिजभूषण के संपर्क में है। और इतना सब समझते हैं, आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ, जनता भी समझती, इतना पागल क्यों नहीं है। 2 बार वो कोर्ट में गवाही दे के उसके बाद मुकरना, तो उसके ऊपर बहुत दबाव है इसलिए, और सिक्योरिटी का भी खतरा है, हर चीज़ का खतरा है, इसलिए उसकी मजबूरियां हैं पीछे हटना। चलिए, उन्होंने जो भी अपनी शिकायत वापस ली वो एक अलग मामला है, जांच का विषय है। हमने जगबीर जी से भी बात की थी जिन्होंने हमें कई इंसिडेंट बताए। आप क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर खिलाड़ियों के साथ रहते थे, जिस वक्त आप 2014 में भी 14 तक आप काम कर रहे थे, आपने अपनी आंखों से कभी ऐसा देखा कि ब्रजभूषण महिला खिलाड़ियों के साथ गलत बर्ताव कर रहा है? कोई इंसिडेंट आपको याद हो, या फिर कैसी भूमिका रहती थी? देखिए, जब मैं वहाँ रहा, मैं लगभग 1 महीना वहाँ रहा। वहाँ से मेरे आने का कारण ही ये रहा कि मैंने ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, पर्सनली भी उनको बोलने की कोशिश की। वहाँ जो और भी सीनियर मोस्ट कोचेस थे उनको बोला। मैंने वहाँ जाते ही देखा कि वहाँ पूरा जो कैंप में जितने लोग हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग उनके अपने पर्सनल लोग थे, गुर्गे थे, जो कैंप में उन्होंने फिट किए हुए थे अपने खुद के सुख के लिए। जैसे आप मुख्य 2 ही लोग होते हैं कैंप में, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक कोच। कोच का काम कोचिंग देना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है उनकी फिटनेस का ध्यान रखना, चोटों का ध्यान रखना। तो एक सीनियर मोस्ट कोच होता है, एक फिर चीफ कोच होता है, उसके बाद 4-5 और भी जूनियर लेवल के कोच होते हैं। आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए,
जहां जो भी वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो कोच थे, जूनियर या सीनियर, जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, जो भी मतलब पूरी टीम को संभालते हैं, क्या उनमें से एक भी ऐसा कोच था जिन्होंने आज से पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी तैयार किया हो, या उनकी कोई अपनी खेल की एकेडमी रही हो, या फिर कोई ऐसी मतलब किस लेवल पे मतलब उनको ये माना गया कि उनको हम उन लोगों का कोच बना दे जो जिन बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग वहां वो थे जो डिजर्विंग नहीं थे, वो बृजभूषण के आदमी थे, उसके इशारों पे काम करते थे। फिजियोथेरेपिस्ट ही खुद लड़कियों को हर तरीके से तैयार करके कोशिश करता था कि मैं उनके पास उनको ले जाऊं। आप ये जो बृजभूषण कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, खिलाड़ियों का भी करा लो, खिलाड़ी कह रहे हैं उसका करा लो, आप सिर्फ मेरा और उनका जो वहां पर पहले से मौजूद ऑफिशियल जो धीरेन्द्र प्रताप ऐसा कुछ नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो मेरा और उनका ही करा लो, सिर्फ दोनों का नार्को टेस्ट, और सबका छोड़ दो। मेरा जब मेरे से सवाल हो वो मेरे से सवाल करे, जब उनकी बारी हो मैं सवाल करे, इससे ही सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि वहां पर। आपने ये कहा कि उन्होंने अपने लोग रखे हुए थे अपने सुख के लिए, किस तरीके का सुख? माहौल क्या था वहां पर? अब क्या होता है, खिलाड़ी जो नेशनल कैंप में जाता है तो उसके बाद ही वो इसे एबल होता है कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल की वो ट्रायल दे सके, उस ट्रायल के बेस पर बाहर जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो खेल सके। यानी खिलाड़ी का कैंप में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। कैंप से बाहर के लोग आप ट्रायल दे ये नियम में नहीं दे सकते। तो अब जो ठीक लेवल के खिलाड़ी हैं उनको कैंप में रहना जरूरी है। तो बार बार फिजियोथेरेपिस्ट उनको कोई भी, देखिए रेसलिंग ऐसा खेल है, कभी आपका थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया, कभी गर्दन खिंच गई, शोल्डर, छोटी मोटी मतलब आपको चोटें लगती रहती है। खिलाड़ी उनको दोबारा से थोड़ा थोड़ा रोज रिहैब करके अपने आप को आगे जारी रखता है। तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट बोलता था कि भाई आप तो को चोट लगी, आप को कैंप से बाहर निकाल देंगे, आप फिट नहीं हो, भी ये है वो है। फिर वो कहता था आप चिंता ना करो, मैं आपको नेताजी से मिला दूंगा, यानी बृजभूषण से मिला दूंगा, और आप इस चीज की चिंता ना करो। इस तरह का दबाव था। दूसरा क्या था, वो एक अध्यक्ष का बार बार में कैंप में आना कोई औचित्य नहीं है। ये काम कोच का है, वहाँ इतनी सरकार इतनी खर्चा कर रही है, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट है, साई का, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, उन्होंने वहाँ तमाम व्यवस्थाएं, साई का भी डायरेक्टर होता है, साई के भी वहाँ पर मैनेजमेंट के आदमी होते हैं, फिर संघ के होते हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के कितने, तो हर चीज बृजभूषण वहाँ देखता था। कोई कोच सिर्फ नाम के थे, फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ नाम के थे, वहाँ आता था, बच्चों को पैसे भी देता था बैठा के सबको, किसी को 10,000 दे दिए, किसी को 20,000 दे दिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो और भी गरीब बच्चे उनको भी लालच आए कि मुझे भी बृजभूषण पैसे दे। और तमाम और भी कोचेस थे। इस तरह का एटमॉस्फेयर था वहाँ पर कि थोड़ी सी उनकी, देखे मैंने पहले भी अब आपके इंटरव्यू में बताया, पर्सनल लाइफ का हर डाटा उनके पास होता था। किस लड़की का कौन सा बॉयफ्रेंड है, कौन लड़की किससे बात कर रही है, कब वो कैंप से बाहर जा रही है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, उनके जासूस होते तमाम, उनको सारी, वो उनको फिर बोलता था बृजभूषण, अब वो आपका बॉयफ्रेंड है, आप कौन लड़का है, आप उससे क्यों बातें करते हो, मतलब सबकी पर्सनल लाइफ में झांकना, मतलब उनको मानसिक और ये टेक्निकल रूप से दबाकर उनका यही होता था किसी तरह आ जाए, हमारे आगे घुटने टेक जाए, और जो भी हम इनसे चाहते हैं वो हमें मिल जाए। पर्सनल लाइफ का डेटा रखने का क्या मतलब है? और आपको क्या कुछ खिलाड़ियों ने शिकायत की कि उनका पर्सनल डेटा पता लग जाता है और फिर दबाव बनाया जाता है? उस बेस पे मैं बता रहा हूँ, मैं बताइए आपको इसलिए रहा हूँ कि इस तरह की तमाम चीजें होती थी ताकि खिलाड़ी के दिमाग पे बहुत दबाव रहे। इवन पेरेंट्स को भी फोन किया जाता था कि आपका जो बच्चा है जी, हम उसको कैंप से निकाल देंगे, ये यहाँ पर इनडिसिप्लिन करता है, ये करता है। देखिए कुश्ती में कौन जाता है, मतलब ज्यादातर गांव के देहात के बच्चे जाते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो जिनका थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड, आप भी समझते हैं, हम भी, वो रेसलिंग नहीं करते। मतलब मोर देन 70-80% जो रेसलिंग करते हैं उनके जो पेरेंट्स से गरीब होते हैं। वहां से फिर जैसे कि उनके पेरेंट्स का फोन जाता था कि अगर आप कैंप से निकल गए, हमने अपना पेट काट के आपको खिलाया है, दूसरी दो बहनों का भी पेट काट के आपको खिलाया है, और आपको शर्म आनी चाहिए, कैंप से फोन आ रहे हैं कोचिज के, हम आपको घर नहीं घुसने। पेरेंट्स का गुस्सा होता ही है, जायज है, गरीब पे पेरेंट्स है, पहलवान को तैयार करते हैं, डेफिनेटली वो दूसरे बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के भी उनको पालते हैं। मतलब इतना मानसिक दबाव बच्चों के ऊपर डाला जाता था जानबूझ के कि किसी तरह से बस ये हमारी बात माननी। रात में भी क्या मिलने बुलाया जाता था, ऐसी जानकारी आपने हमें दी थी? जो उस टाइम वहाँ कैंप में था जब मैं, तो मामला ही वहीं से शुरू हुआ था। मुझे कई लड़कियों ने शिकायत की कि सर, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, पंजाब, मतलब रेसलिंग में, तो हमारा जो कल्चर भी मिलता जुलता है, तो मैं उनसे बातें करता था, उनकी एक्सरसाइज कराता। तो मैंने वहाँ देखा, तो फिर कई लड़कियों ने जब देखा कि ये आदमी थोड़ा भाई ठीक है, हमारी फीलिंग समझ रहा है, तो दबे दबे भाव से उन्होंने मुझे शिकायत शुरू की। मैंने फिर उनसे बातें की धीरे धीरे, तो मुझे काफ़ी लड़कियों ने बताया। और उस टाइम फिर मैंने सीनियर की जो लड़कियां थी, उस टाइम ये अपना
गीता फोगाट भी थी और अनीता श्योरान थी, मतलब सीनियर लड़कियां थी काफ़ी, उनको भी मैंने इकट्ठा करके सब बताया कि आप लोग इनका ध्यान रखो और ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पर। जूनियर लड़कियां बता रही है कि इनके साथ हर तरह से जो कई कोचिज़ हैं और कई महिलाएं खिलाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश की है खासकर, वो इनको किसी ना किसी तरीके से मतलब बहका के डरा के उनसे ये मतलब बृजभूषण के घर भिजवाने की कोशिश करती है। मैंने किया भी था वहाँ पर लड़कियों को इकट्ठा, और उसके बाद फिर मैंने प्रेस में भी दी थी ये बात 2014 में। तो जैसे जिस दिन मैंने प्रेस में दी 2 घंटे में उसका ये रिएक्शन हुआ कि चीफ कोच ने मुझे बोला कि आपका नाम काट दिया, आप यहाँ से चले जाओ। तो मैंने कहा मेरा नाम क्यों काट दिया, ऐसी भाई क्या बात होगी। फिर मैंने गीता से बात की, क्योंकि वो तो शुरू में वो ही उसने साई की परमिशन लेके मुझे अपना पर्सनल ट्रेनर रखा था कैंप में। तो उसने कहा कि सर मैं बात करती हूँ पर जो भी बृजभूषण उनसे या साई वालों से ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन चीफ कोच ने मुझे बार बार बोला कि ये बातें बाद में आती रहेंगी, और उधर से ऊपर से धमकियाँ आ रही है, बृजभूषण के आदमी आ रहे हैं जी, आपके साथ अच्छा नहीं हो जाए, खून खराबा हो जाए, आपका कत्ल हो जाए। उन्होंने मुझे मतलब डराया या समझाया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर मुझे वहाँ से रातों रात भागना पड़ा। उसके साथ ही तब मेरी जो वाइफ थी वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट रही है 2010 की, और एशिया चैंपियनशिप में मेडल है, 7-8 बार नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड है, और भारत की जो महिला केसरी भी रही है, मतलब जो हमारी जो पारंपरिक कुश्ती है उसमें वो सर्वाधिक भारत केसरी रही है, 20 बार से भी ज़्यादा, 10 बार भी और कोई लड़की नहीं रही है। तो उस टाइम वो अपने वेट कैटेगरी में उनका गोल्ड मेडल था, और वो भी कैंप में थी। मेरे कारण उनको भी चीफ कोच ने कहा कि आपका भी नाम काट दिया गया, आप भी चले जाइए। तो मैंने विरोध भी किया। फिर महिलाएं थोड़ी मन की नाजुक होती है, वो भी रोने लगी कि खून खराब हो जाएगा। कोच बोल रहे हैं कि पहले से वो काफ़ी ऐसे आदमी है, वहाँ बाहुबली टाइप है, उनका दबदबा है, उन्होंने पहले भी इस तरह के मर्डर लड़ाई झगड़े किए हुए। मतलब इन बातों को लेके लड़कियों को ऐसे कब देखा कि वो दबाव में आके रात में जा रही हैं, कौन लेने आ रहा है, आपने अपनी आंखों से कितनी बार देखा, और शिकायत तो कितनी खिलाड़ियों ने आपसे इस बात को लेकर की? देखिए शिकायत तो मुझे बहुत खिलाड़ियों ने की, बहुत मतलब सीनियर के भी जूनियर के भी नहीं, लेकिन बच्चे थे चारों तरफ। आप ये देखिए कि अब पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है, जो भी संवेदनशील लोग हैं, तमाम तरह के जो भी सामाजिक संगठन है, आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं, और भी जो विपक्ष के जो राजनीतिक वाले लोग हैं, वो भी वहां के बैठ गए। अब भी उस आदमी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, इवन पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है तो भी नहीं कर रही। तो उस टाइम आप समझ सकते हैं कि हमारी और उन लड़कियों की सबने अपने लेवल पे कोशिश की, शिकायतें भी की, कोचिज को भी की, साई वालों को भी की, लेकिन हर किसी की बात दबा दी गई। और वो जो रहा लड़कियों का, वो तो बताने वाली तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों को देखो, हमारे भारतीय समाज में सबकी अपनी गरिमाएं हैं। अब मैं किसका नाम लूं? अब देखा कितनी बार कि कौन आ रहा है लेने के लिए? करीबन मैंने 3 या 4 बार देखा कि रात को 11 बजे के बाद, क्योंकि जहाँ मेरा रूम था वहाँ ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ थी तो बिल्कुल पास में थी। रात को 11 बजे के बाद हमेशा आवाज़ आती रहती, सीढ़ियों से लोग आ रहे हैं, चले गए हैं। तो मुझे लगता है बच्चे हैं, कैंप में खेलते रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है। तो 1-2 दिन बाद जब मैंने देखा, मैंने फिर वहाँ नोटिस किया तो लड़कियों को मैंने बाहर जाते देखा। तो मैंने कहा चले गए। फिर जब मैंने कहीं देखा तो मैंने थोड़ी सी जासूसी की, फिर मैंने देखा कि लड़कियाँ गाड़ी में बैठ के बाहर जा रही है। और नेक्स्ट डे मैंने फिर उन लड़कियों से पूछा भी 1-2 दिन बाद कि मैंने आपको देखा है बाहर जाते, तो सब सहम गई। फिर उन्होंने बताया कि सर ये लोग हमारा नाम काट देंगे, हमारा कैरियर खराब कर देंगे। बहुत लोगों का कैरियर उन्होंने आप किया भी है खराब, काफ़ी लोगों का, वो बता भी रहे हैं। काफ़ी लोग इंटरव्यू, वो जिसको चाहते थे भेजते थे, जिसको चाहते थे नहीं भेजते थे। जिसका जो ट्रायल जीता हुआ है उसको भी रख देते थे, जो ट्रायल में हारा हुआ उसको भी बाहर भेज देते थे। और ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको 1-2 दिन में डाटा कलेक्ट करके बहुतों के नाम बता दूंगा। मैं अपनी वाइफ की बात बता रहा हूँ, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए उन्होंने जाना था, ट्रायल में जीती हुई थी, और उनको अभी नाम काट के तुरंत मेरे साथ वापस, मतलब रातों रात हमें भागना पड़ा चीफ कोच के कहने के कि आपके साथ। कितने साल आप साथ में रहे? मतलब बृजभूषण जब अध्यक्ष बने, आप कितने साल उनके साथ आपने काम किया है? और क्योंकि जितने भी साल आपने काम किया है, उनके व्यक्तित्व और नेचर के बारे में आप कुछ बताएंगे, खिलाड़ियों के प्रति कैसा था? नहीं, व्यक्तित्व तो देखिए खिलाड़ियों के प्रति क्या, उनका वैसे ही बहुत खराब है। आप बहुत सारी वीडियो है, अब कोई भी वो सीधा वहाँ बैठ के बच्चों को सीधी गालियाँ देते थे, कहीं ना आपने देखा हुआ उठ के मारपीट भी कर देते थे खिलाड़ियों के साथ। आप देखिए एक सुरजीत मान है, वो अर्जुन अवार्ड भी है और द्रोणाचार्य अवार्ड भी है। अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। द्रोणाचार्य किसको मिलता है? जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ कोच है। दोनों अवार्ड उनको मिले हुए हैं। वो अपने बच्चे को, एक नियम होता है कि जो भी आप रेसलिंग करते हैं, आपका कोच इस कोने पे खड़ा होता है, अपोजिट वाले का कोच उस कोने पे खड़ा। वो बाहर से बोल के अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, आप ऐसे लड़ो, ये करो। ये नियम के अंदर लागू है, बात बोल सकता है, 2 कोचेस खड़े होकर कोने पे बोल सकते हैं।
तो वहाँ सुरजीत मानी अभी पीछे शायद अयोध्या में पता नहीं कहाँ पर वो हो रहा था, अब उनकी वीडियो भी है, वो उनको भी सीधे गालियां दे रहे हैं, ओए ओए निकलो यहाँ से बाहर, तुम्हारे जैसे बहुत घूमते हीरो हो गए तुम अपने वहाँ। देखिए हीरो तो वो है, वो तो देश के हीरो है, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड ले लिया, जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड ले लिया, उनको भी वो हीरो नहीं मान रहे हैं। तो और उनका हमेशा से अभद्र व्यवहार रहा है, उसकी तो तमाम वीडियो है। और इसको भी आप छोड़िए, आप कितने उन पे महिला खिलाड़ियों के प्रति जब आप वहां पर काम कर रहे थे, आपने कभी अपनी आंखों से देखा कि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है गलत तरीके से छूना, बैड टच, तस्वीर के बहाने जो आरोप लगे हैं या एफआईआर में जो चीजें हैं, आपने देखा अपनी तरफ से? जी बिल्कुल देखा, और तब भी खूब शिकायत होती थी। वो जैसे जब भी कैंप में आते थे तो वो उनका जो भी ऑफिसर्स का रूम